तो क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर आपका फिर से स्वागत करता है। यूजी की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। यूनिट सेकंड, श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन पे जाने से पहले वेव फंक्शन क्या होता है एक फॉर्मली यहाँ पर देखेंगे। बाकी वेव फंक्शन और वेव पैकेट फॉर्मेशन का अलग से हम आर्टिकल समझेंगे करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेव फंक्शन जो है किसी भी क्वांटम स्टेट के लिए क्वांटम स्टेट की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड probability of finding particle in quantum state। किसी भी कण की किसी क्वांटम स्टेट में पाए जाने की प्रैक्टिस से संबंधित होता है और इसको हम साई से डिनोट करते हैं। ये पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, टाइम का, मोमेंटम का भी हो सकता है और स्पिन का। नॉर्मली इनको स्पेशल केसेस में यूज लिया जाता है। साधारणतः जब हम इसको डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को आर और टी की फॉर्म में पोजीशन और यहाँ पर वेव फंक्शन जो हम लेके चल रहे हैं, वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल की प्रेजेंस कम है या ज़्यादा है। जहाँ पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, वहाँ इसका मान अधिक होगा और जहाँ कण की पाए जाने की प्रायिकता कम होगी वहाँ उसका मान कम होगा। वेव फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो कण के पाए जाने की प्रायिकता है उसी से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू साई और साई प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। नंबर 2, साई का इंटरफेरेंस तरंग फलन का स्वयं के साथ में व्यतिकरण होना चाहिए। अगर व्यतिकरण होगा, डिफ्रैक्शन होगा, इस तरह के गुण जो वेव प्रॉपर्टीज वाले हैं, उससे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को समझा सकते हैं। अन्यथा अगर साई के साथ में सुपरपोजिशन नहीं करे, इंटरफेरेंस नहीं करे, अर्थात इसका अध्यारोपण संभव होना चाहिए, अन्यथा हम कई प्रयोगों को समझाने में सफल नहीं होंगे। वेव फंक्शन जो होता है वो किसी एक पार्टिकल के लिए, एक कण के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, न कि किसी स्टैटिस्टिकल फॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए नहीं होता। किसी एक कण के लिए वेव फंक्शन को डिफाइन किया जाए। एक फॉर्मली मैंने अभी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, वेव फंक्शन पे और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम आगे आर्टिकल में करेंगे। अब हम जो आपके यूनिट में सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर। पहला जो आपका टॉपिक है टाइम
independent and time dependent Schrödinger सबसे पहले हम ये समझते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन की हमें आवश्यकता क्यों है और इसका जस्टिफिकेशन कैसे किया गया, इट्स नीड एंड जस्टिफिकेशन। गतिक अवस्था के लिए अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो गतिक अवस्था के लिए उस पार्टिकल की का बिहेवियर अर्थात हमें गति के पश्चात वेव फंक्शन की बारे में जो जानकारी है या जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उसके बारे में जानकारी है, उसको उसकी जानकारी यदि हमें चाहिए तो कोई ना कोई इक्वेशन की हमें आवश्यकता होती है और वो इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो कण की गतिक अवस्था से संबंधित समीकरण होती है। अब यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण जो है वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दी गई, और श्रोडिंगर जो समीकरण है उसका जो डेरिवेशन है अर्थात इसको जब डिराइव किया गया, चूँकि श्रोडिंगर समीकरण एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है, जैसे कि न्यूटन्स की इक्वेशन होती है F इक्वल टू ma का कोई डेरिवेशन संभव नहीं है, उसी प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन का भी कोई डेरिवेशन संभव नहीं है, परंतु जो फिजिक्स में हमारे पास में जो फंडामेंटल्स हैं उसके आधार पे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। फिजिक्स में कोई भी वेव होती है, जैसे ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग में होती है, उसकी जो इक्वेशन हम लेके चलते हैं, अगर वन डायमेंशनल इक्वेशन लें तो इक्वेशन होती है del 2 psi अपॉन del x2 1 अपॉन गामा del 2 psi अपॉन सिंपल वेव इक्वेशंस जो हम लेके चलते हैं, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन इन स्ट्रिंग, हमने साउंड में भी वेव इक्वेशन पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, तो इस प्रकार से जो वेव इक्वेशन जो है उसे हम वन डायमेंशनली लेके चल रहे हैं। इनिशियली साइंटिस्ट की अप्रोच यही रहती है कि जो अवेलेबल लिटरेचर होता है पहले उसे वो अप्लाई करके अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से यहाँ प्रयास किया गया कि यदि हम इसी फॉर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन को मान लें तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। अब श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम डिराइव कर रहे हैं उसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी लीनियर, ये रेखीय समीकरण होनी चाहिए, क्योंकि यदि रेखीय होगी तभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस पर लागू होगा और हम जो प्रायोगिक परिणाम है या जो तथ्य है उसको हम समझा सकते हैं, अन्यथा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम नहीं समझा पाएंगे। दूसरा, जब ये इक्वेशन हम डिराइव करेंगे तो इसमें डायनेमिकल वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, जैसे P है, E है। डायनेमिक्स अर्थात गतिक अवस्था से संबंधित जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए, अर्थात इसमें कांस्टेंट होने चाहिए। नियत, यदि इस प्रकार के वेरिएबल्स होंगे और वेव मूव करेगी तो इनके कारण से इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज नहीं बदलती हैं। तो ये दो मुख्य कंडीशंस, लीनियर और इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, इनको लेते हुए इसे डिराइव करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर जो इसके जो सॉल्यूशन लिया गया, सॉल्यूशन में हमें इस तरह की वेव ली गई जिसमें डेल्टा x इन्फिनिटी और डेल्टा p 0, अर्थात इस तरह की वेव ली गई जिसमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 मानी गई। इस तरह की वेव अगर आपने देखी होगी तो cos sin ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t माइनस kx और e की पावर प्लस माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा t। इसी तरह से साइन की जगह कोस भी आ सकता है, साइन या कोस। ये इस तरह की फॉर्म हमने
देखा है कि अगर अपन ये कंडीशन लेते हैं, इस कंडीशन में इस तरह की, अब इसे यहाँ पुट किया, किसी भी एक को ले लेते हैं e पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, और इसे यहाँ पुट करके देखते हैं गामा की वैल्यू क्या आती है। अगर हम यहाँ देखें तो गामा इक्वल टू आता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इसे हम अगर देखें इस प्रकार से तो ये आ जाता है ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आगे हम देखेंगे ई यहाँ पे एच क्रॉस ओमेगा होता है, पी एच क्रॉस पी होता है, अर्थात यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज जो है वो डायनेमिकल वेरिएबल्स, जो गतिक फिजिकल गतिक भौतिक राशियाँ हैं उस पर निर्भर कर रही है, अर्थात इस प्रकार का सॉल्यूशन हम नहीं ले सकते। अब इसमें कुछ परिवर्तन कैसे किया जाए, तो आगे जब इसे परिवर्तन किया गया श्रोडिंगर के द्वारा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके इसे इस फॉर्म में, जो टाइम डेरिवेटिव है उसे सिंगल कर दिया कि यदि हम सिंगल टाइम डेरिवेटिव ले लें तो क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। जब इसे सिंगल टाइम डेरिवेटिव लिया तो गामा का मान, यदि हम यहाँ देखें सिंगल डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो यहाँ आयोटा ओमेगा आ जाता है, और नीचे डबल डेरिवेटिव है आपके टी स्क्वायर। और यहाँ पर जब ये चीज देखी गई कि गामा का मान जो है, यहाँ यदि हम देखें आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर, ई आपके पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो ये आ जाता है आयोटा एच क्रॉस। अर्थात जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कांस्टेंट क्वांटिटीज में आ रहा है, जैसा हम चाह रहे थे आयोटा एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस, और इसे अगर हम पुट करें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाती है डेल्टा 2 साई अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू, इसे हम यहाँ यदि देखें तो गामा को अगर हम एक बार इधर ले लेते हैं आयोटा एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस m डेल साई अपॉन, इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, और इस इधर अगर हम आयोटा एच क्रॉस ले जाएं तो ये आ जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है डेल 2 साई अपॉन डेल x2 इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई। ये जो फॉर्म होती है आयोटा एच क्रॉस हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये जो फॉर्म है यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे यदि देखें तो ये इक्वेशन उसी प्रकार की इक्वेशन होती है, इसको दूसरे कंसेप्ट से ले सकते हैं कि जिस तरह से फ्री पार्टिकल होता है, फ्री पार्टिकल जो मुक्त कण होता है, उस इक्वेशन को यदि अपन लेके चलते हैं तो आगे हम देखेंगे ई और पी का ऑपरेटर अगर अपन यहाँ पुट कर दे तो इसी प्रकार की इक्वेशन आती है जिसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन, और किसके लिए है ये, फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए, पार्टिकल मुक्त कण के लिए इसे डिराइव किया। अब यहाँ पर यदि हम मुक्त कण के बजाय जो हम कंडीशंस लेके चले थे, दोनों कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हैं। अब यहाँ पर यदि हम मुक्त कण के स्थान पर अगर कोई पार्टिकल किसी फील्ड में मूव कर रहा है, उस स्थिति में हमें इस इक्वेशन में क्या ऐड करना है। अगर कोई पार्टिकल किसी फील्ड में मूव कर रहा है, उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है, इस इक्वेशन में यदि हम इस
इक्वेशन को काम में लें और यहाँ से यदि और ई और पी के लिए हम मान निकालें, अर्थात अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अर्थात यदि इसको आप डेल्टा साई बाई डेल्टा टी यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पर ये मान आता है 30। इसको अगर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करें तो इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ ई ऑपरेटर जो है वो आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ये ई ऑपरेटर जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड अगर अपन ले लें, अर्थात हम यदि इसे कैलकुलेट करें डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, तो ये आ जाते हैं आपके पी स्क्वायर साई, अर्थात आपके जो पी ऑपरेटर है पी स्क्वायर, इसमें जो टर्म आएगी एक्चुअल में एक और टर्म आएगी, पी जो ऑपरेटर यहाँ आता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे पता चलेगा कि पी स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर कैलकुलेशन यदि करें तो ये टर्म जो है कुछ आएगी, यहाँ पे वैल्यू जो है पी स्क्वायर के साथ में कुछ और वैल्यू यहाँ पर आएगी। कुल मिला के जो पी ऑपरेटर है वो हमारे पास में इस फॉर्म में आता है, और इसे अगर वेक्टर फॉर्म में अगर अपन देखें तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल की बात कर, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये ऑपरेटर अपने पास में आता है, ये मोमेंटम ऑपरेटर कहलाता है। ये ई ऑपरेटर यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर जो है, ये दोनों ऑपरेटर्स का हम यूज लेके इस इक्वेशन से सिमिलरली ये इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये वाली इक्वेशन है हमारी फ्री पार्टिकल वाली, जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ अगर हम इंक्लूजन ऑफ फोर्सेस करें, अगर पार्टिकल फ्री नहीं हो और फोर्सेस का अगर हम इंक्लूजन करें, उस स्थिति में जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है। उसे हम देखते हैं किस में कन्वर्ट होती है। तो आपके पास में जो कुल ऊर्जा है वो आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस पोटेंशियल। अगर आप ये पुट करें यहाँ, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका अगर हम यूज लें तो यहाँ से हम इंक्लूजन ऑफ फोर्सेस करके इक्वेशन अपने पास में ये आ जाएगी। ये इक्वेशन इस तरह से आएगी, माइनस आयोटा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन वाई एन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस वी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई। यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड किया है कि जो पार्टिकल है जो फ्री नहीं है वो किसी फील्ड में मूव कर रहा है, और अगर वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड लेते हैं तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वो माइनस ग्रेडियंट वी के लिए बराबर होता है। तो वन डायमेंशन अगर लेते हैं तो डेल्टा वी इसके बराबर होता है कंजर्वेटिव फोर्स अगर अपन काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इस तरह के फोर्सेस को इंक्लूड किया है, और ये इक्वेशन आपके पास में वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कौन से पार्टिकल के लिए आती है? जो पार्टिकल, जो कण किसी विभव क्षेत्र में गति कर रहा है। ये तो स्वतंत्र कण के लिए था, और ये आपके पास में किसी विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, उसके लिए वन डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जो आपके पास में जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम का फंक्शन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये RT हो जाएगा प्लस V RT साई RT इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई RT। आगे हम देखेंगे
कि जो पोटेंशियल एनर्जी आर टी का फंक्शन, हमें इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी लेनी होती है वो जो सिर्फ आर का फलन होता है, टी का नहीं होता है। अन्यथा आगे हम इस इक्वेशन को बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन जनरली आप पढ़ते भी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन होती है और इस प्रकार से इसकी डिपेंडेंस हमें आर पर लेनी होती है। तो इस प्रकार से हमने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को आज प्रूव किया। धन्यवाद दोस्तों, आगे की सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।